प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सीमा पंडित पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम पढ़ेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 3। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं एक जरूरी विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ। कृपया अभिभावक भी मेरी बात को ध्यान से सुने। आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारा देश किन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई को लेकर अध्यापक, अध्यापिकाएं, अभिभावक सभी चिंतित हैं। तो यह तय किया गया है कि पाठ्यक्रम में से या पाठ में से कुछ ऐसे प्रश्नों को जो बार बार रिपीट हुए हैं या फिर ऐसे प्रश्न जिनको घटाए जाने से या ना करवाए जाने से बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उन्हीं प्रश्नों को कम किया जा रहा है, अर्थात नहीं करवाया जा रहा है। तो बच्चे केवल उन्हीं प्रश्न उत्तरों को अभ्यास की पुस्तक में या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे जो उन्हें करवाए जाएंगे। धन्यवाद। आइए बच्चों, शुरू करते हैं भाषा अभ्यास का पाठ 3, पेड़। इसमें से प्रश्न 1 है कि कोई 5 संज्ञा शब्द छांटकर पाठ में से आपको लिखने हैं, तो ये हम नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है जिसमें से क्रिया शब्द छांटने हैं, वो भी हम नहीं करेंगे क्योंकि क्रिया शब्द भी आपके बहुत से पाठों में आ गए हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 3 से। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वाक्य लिखिए और क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। आपको कुछ एक चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को आपने ध्यान से देखना है और पहले तो उनपे वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला चित्र है, एक उड़ती हुई पतंग दिखाई गई है, इस पे आपको वाक्य बनाना है। तो मैंने वाक्य बनाया है, पतंग उड़ रही है। अब बच्चों, इसमें आपको क्रिया शब्द को ढूंढना है कि इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। तो आपको मालूम है कि क्रिया क्या होता है। काम वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जो काम हम स्वयं करते हैं या जो काम स्वयं हो रहे हैं, हम उन्हें नहीं करते। जैसे सूरज का निकलना, हवा का बहना, है ना, ये काम स्वतः ही हो रहे हैं। और कुछ एक काम ऐसे हैं जो जिन्हें हम करते हैं, जैसे सोना, उठना, खाना, पीना, नहाना, पढ़ना, लिखना। ये सारे कार्य आपको पहले भी करवाए जा चुके हैं कि क्रिया क्या होती है। तो अब इस वाक्य में से आपको क्रिया छांटनी है। तो इसमें क्रिया है उड़ रही है। पतंग उड़ रही है में से क्रिया शब्द कौन सा है? उड़ रही है। अब दूसरा चित्र दिया गया है, एक आदमी छाता लेकर बारिश में जा रहा है। तो वाक्य बनाया गया है, आदमी छाता लेकर जा रहा है। अब इसमें से आपको क्रिया शब्द ढूंढने हैं और उनपे घेरा लगाना है। तो बच्चों, दूसरा है आदमी छाता लेकर। अब लेकर जो है वो भी क्रिया शब्द है। किसी चीज को लेना, लेना भी क्रिया शब्द है ना। तो एक तो हम इस पे घेरा लगा देंगे और दूसरा कौन सा है? जा रहा है। जाना भी क्रिया होती है ना, तो जा रहा है भी क्या हो गया? क्रिया शब्द। अब तीसरे वाक्य में किसान दिखाया गया है, वो क्या कर रहा है? बैलों द्वारा, हल द्वारा अपने खेत को जोत रहा है। तो यहाँ पर वाक्य बनाया गया है, किसान हल जोत रहा है। तो क्या कार्य किया जा रहा है? यहाँ पे जोता जा रहा है खेतों को। तो कार्य क्या है? जोत रहा है। तो हमने इसको भी क्या कर लिया है? घेरा लगा दिया है। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, सर्वनाम छांटने हैं वर्ग पहेली में से। तो आपको मालूम ही है कि सर्वनाम क्या है, तो इस प्रश्न को भी हम नहीं करवा रहे हैं। करते हैं प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन रूप लिखिए। आपको मालूम ही है कि वचन किसे कहते हैं। एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन हमें बनाने हैं। जो शब्द किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि का बोध करवाए उसे एक वचन कहते हैं। और जो शब्द एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि का बोध करवाए उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे है पहले चादर। चादर अर्थात एक वचन है, तो इसका हमने क्या बनाना है? बहुवचन। और चादर का बहुवचन क्या है? चादरें। दूसरा है आंखें। आंखें मतलब बहुवचन है, तो इसको हमने एक वचन में बदलना है। आंखें, आंखें का बहुवचन, आंखें बहुवचन है और इसे हमने एक वचन में बदला तो क्या बन गया? आंख।
अब तीसरा है तारों की। तारों की, तारों लिखा है तो इसका मतलब ये बहुवचन है। अब इसे हमने एक वचन में बदलना है, तो तारों की जगह क्या हो जाएगा, तारे। तारे की, यहाँ बहुत सारे तारों की बात हो रही है, तो हमें इन बहुत सारे तारों को एक तारे में बदल देना है। तो क्या बन गया, तारों की जगह तारे की। अब है सपने में। सपने यानी एक सपने में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक वचन है, इसका बहुवचन बन गया सपनों में। सपने में का बहुवचन क्या बन गया, सपनों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। आपको यहाँ पे विकल्प भी दिए गए हैं। पहला है सुंदर। सुंदर का विपरीत शब्द आपने इनमें से छांटना है। सुंदर का विपरीत क्या होगा, उल्टा क्या होगा, जो सुंदर नहीं है, और उसे हम कहते हैं कुरूप, यानी जिसका रूप बुरा है। तो सुंदर का उल्टा यानी विपरीत क्या हो जाएगा, कुरूप। फिर है नई। नई का विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ क्या है, नई का पुरानी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुरानी। तीसरा है नम। नम यानी गीला। तो नम का विपरीत शब्द आप ढूंढेंगे। नम का विपरीत होता है शुष्क, यानी सूखा। नम का विपरीत अर्थ क्या हो गया, शुष्क। फिर है छांव। छांव का सभी को मालूम है, विपरीत शब्द क्या होता है, धूप। तो इस तरह आपका ये प्रश्न पूरा हुआ। आगे है प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाइए। बच्चों सभी को मालूम है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ जो है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे घर को हम कुछ और भी कह सकते हैं, मकान कह सकते हैं, गृह कह सकते हैं, भवन कह सकते हैं। तो इस प्रकार घर को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सभी का अर्थ जो है वो क्या होता है, समान होता है। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समान शब्द कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाना है, और जो पर्यायवाची नहीं है उसको छोड़ देना है। अब देखिए आपको एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसे घर, घर को क्या क्या कहते हैं, मकान, गृह और भवन। लेकिन ये जो कानन शब्द है, कानन का अर्थ होता है वन या जंगल। तो घर के पर्यायवाची शब्द इनमें कौन कौन से हैं, मकान है, गृह है, कानन नहीं है, तो इसको हमने छोड़ देना है, इस पे घेरा नहीं लगाना है। भवन, भवन भी घर को ही कहा जाता है, तो इस पे भी घेरा लगाना है। और जो शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, कानन, तो इसीलिए हमने इस पे घेरा नहीं लगाया। दूसरा है पक्षी। अब पक्षी के भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जो इसके पर्यायवाची होंगे उन्हीं पे आपने घेरा लगाना है। तो देखते हैं पक्षी को क्या क्या कहा जाता है। खग कहा जाता है, इस पे भी घेरा लगाना है। चिड़िया, चिड़िया पे घेरा लगाना है। पंछी, पंछी पे भी घेरा लगाना है। लेकिन जो सरिता शब्द है वो पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इस पे घेरा नहीं लगाना है, क्योंकि सरिता का अर्थ क्या होता है, नदी। अब तीसरा है पेड़। पेड़ के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, वृक्ष, घेरा लगाना है इस पे। तरु, इस पे भी घेरा लगाना है। और पादप, इस पे भी घेरा लगाना है। लेकिन जो सुमन है उसका अर्थ होता है फूल, तो ये बिल्कुल ही अलग अर्थ हो गया, इसलिए हमने इस पे घेरा नहीं लगाया। अब है धरती। धरती के पर्यायवाची हैं जमीन, धरा और भूमि। लेकिन जो पाताल शब्द है वो आकाश का विपरीत होता है। जो धरती के नीचे, सबसे नीचे की जो सतह होती है ना, उसे पाताल कहा जाता है। तो इसलिए धरती का जो पर्यायवाची शब्द है वो पाताल नहीं है, इसलिए हमने इस पे घेरा नहीं लगाया। अब है आंख। आंख के पर्यायवाची विकल्प दिए गए हैं चक्षु, अंबु, नेत्र, नयन। तो बच्चों चक्षु भी आंख को ही कहा जाता है, नेत्र भी आंख को ही कहा जाता है और नयन भी कहा जाता है। लेकिन जो अंबु है, अंबु को हमने घेरा नहीं लगाना है, क्योंकि वो आंख का पर्यायवाची नहीं है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न को करने से, ये जो प्रश्न है ये है कारक चिन्हों से संबंधित। कारक चिन्ह जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं।
इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी, उसके बाद ही हम ये प्रश्न करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा को समझने से पहले मैं आपको एक चार्ट द्वारा समझाना चाहूंगी। कारक, जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। लेकिन ये चार्ट याद करने से पहले मैं कुछ वाक्यों द्वारा आपको ये समझाना चाहूंगी, कृपया ध्यान से समझें। पहला वाक्य है, राधा ने कहानी सुनाई। कहानी किसने सुनाई? राधा ने। तो जो काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता यानी जो काम को करता है। अब इस वाक्य में आप ढूंढेंगे कि कर्ता कौन है। राधा ने कहानी सुनाई। कहानी कौन सुना रहा है? राधा। तो करने वाला कौन हुआ? राधा। तो इस वाक्य में जो राधा है वो क्या है? कर्ता। और बच्चों, कर्ता का चिन्ह होता है ने। कर्ता ने मतलब राधा ने। आपको यहां दिखाई दे रहा है, राधा ने राधा ने कहानी सुनाई। तो कहानी राधा ने सुनाई। किसने सुनाई? राधा ने। तो राधा क्या हुई? कर्ता, यानी कार्य को करने वाली। और इसका विभक्ति चिन्ह है कर्ता का ने। ये आप सबने ध्यान रखना है कि जो कर्ता कारक है उसका विभक्ति चिन्ह है ने। राधा ने कहानी सुनाई, तो इसमें कर्ता कौन है? राधा। और राधा ने कहानी सुनाई, तो कारक चिन्ह क्या हो गया? ने। अब बच्चों, दूसरा है कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को। जो कार्य को करता है वो तो हो गया, जो कार्य करने वाला होता है उसे कहा जाता है कर्ता। लेकिन जो करता है उसके काम किए जाने का प्रभाव भी किसी ना किसी पे पड़ता है। अब मान लो, जैसे मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो कार्य करने वाला कौन है? मैं। लेकिन पढ़ा किसको रही हूँ? बच्चों को। तो मेरे पढ़ाने का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे। तो इसमें कर्म कौन हुआ? बच्चे। कर्ता हो गया मैं, और जो कर्म है वो कौन हो गए? बच्चे। तो कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म। और बच्चों, कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है को। अब मैंने ये तो आपको उदाहरण देने के लिए समझाया था। अब यहाँ पर एक और वाक्य समझा रही हूँ। राधा ने रीता को कहानी सुनाई। तो राधा तो क्या हो गई? कर्ता। और सुनाई किसको उसने? कहानी किसको सुनाई? रीता को। तो जिसको वो सुना रही है वो क्या हो गया? को चिन्ह वहां पे लगा, तो ये हो गया कर्म कारक। यानी कर्ता ने जो कार्य किया उसका प्रभाव जिस पे पड़ा वह क्या हो गया? कर्म। जैसे अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया, तो इस वाक्य में पहले तो आप ढूंढिए कि कर्ता कौन है। कौन कार्य कर रहा है? अध्यापिका कर रही है ना, पढ़ा अध्यापिका रही है, तो कार्य को करने वाला कौन हुआ? अध्यापिका। तो अध्यापिका क्या हो गई? कर्ता। और अध्यापिका ने क्या किया? बच्चों को पढ़ाया। अब अध्यापिका के काम करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे ना, वो बच्चों को पढ़ा रही है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे। तो कर्म कौन हो गया? बच्चे। अब तीसरा है, कर्म का चिन्ह आपको याद रखना है। कर्म का चिन्ह है को। अब तीसरा है करण, और इसका विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा। अब बच्चों, पहले तो उदाहरण स्वरूप देखिए कि मैंने चाकू से सेब काटा। अब जो काम जिसके द्वारा किया जाए, जिस चीज से किया जाए,
तो इसका चिन्ह है विभक्ति चिन्ह क्या है, से या द्वारा। मैंने सेब को चाकू से काटा। किससे काटा मैंने? चाकू से। तो मैं कार्य किसके द्वारा कर रही हूं? चाकू द्वारा। चाकू से मैंने सेब को काटा। तो ये कौन सा कारक हो गया? करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से। यानी इस कारक में किसी चीज से, किसी वस्तु से किसी कार्य को करते हैं तो से जो है इसका विभक्ति चिन्ह हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने पेन से लिखा। मैंने क्या किया? पेन से लिखा। तो पेन से मैं किसी कार्य को कर रही हूं, है ना। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। और ये कारक कौन सा है? करण कारक। अब अगला है संप्रदान के लिए। संप्रदान कारक में बच्चों विभक्ति चिन्ह जो है वो है के लिए। जैसे मम्मी ने रीना के लिए फ्रॉक खरीदा। तो किसने फ्रॉक खरीदा? मम्मी ने। तो मम्मी तो हो गई कर्ता, लेकिन किसके लिए? रीना के लिए। तो ये जो के लिए है ये क्या है? इसे कहते हैं संप्रदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। अगला है अपादान से जुदाई। अब बच्चों पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर देखिए करण से, करण कारक का जो चिन्ह है वो भी से है और अपादान कारक का जो चिन्ह है वो भी से है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब क्या फर्क है ये मैं पहले आपको समझा देती हूँ। जो करण कारक है उसका चिन्ह भी से है, विभक्ति चिन्ह क्या है उसका? से। और जो अपादान कारक है उसका विभक्ति चिन्ह भी से है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? करण कारक में हम उस से किसी वस्तु से कार्य करते हैं। जैसे मैंने चाकू से सेब काटा। तो मैंने किस से सेब काटा? चाकू से। तो यहाँ पर ये वाला से आएगा जिससे हम कार्य को करते हैं। लेकिन जो अपादान वाला से है उसमें क्या होता है? उस से पता चलता है कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज से अलग कर दिया गया है। से एक चीज से उसकी जुदाई को बताया जाता है। मान लीजिए उदाहरणतया वृक्ष से पत्ता गिरा, तो यहाँ भी से आया, लेकिन यहाँ पर जो से आएगा उससे हमें ये पता चलेगा कि चीज अलग हो गई है। वृक्ष से पत्ता गिरा मतलब वृक्ष से पत्ता गिर के अलग हो गया। या मेरे हाथ से पेन गिरा, गिर गया ना, तो मुझसे ये पेन क्या हो गया? अलग हो गया। तो जब कोई अलग हो गई चीज तो उसमें कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। हालांकि चिन्ह वही है जो करण कारक वाला है से, लेकिन वहां पर हमने से क्या किया था? कुछ काम किया था, चाकू से सेब काटा। लेकिन यहाँ पर हमने से जो चिन्ह है उसका अर्थ ये नहीं है कि उसके द्वारा कुछ काम किया गया, लेकिन यहाँ से का मतलब है जुदाई। हाथ से पेन गिरा और अलग हो गया। तो यहाँ पे कौन सा कारक है? अगर कोई चीज अलग हो जाती है तो अपादान कारक, जिसका चिन्ह भी क्या है? से। तो इन दोनों में आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों अगला है संबंध कारक। संबंध शब्द से ही मालूम हो रहा है कि इस चिन्ह का जो कारक है, विभक्ति चिन्ह है, वो है का, के, की, रा, रे, री। मतलब इस चिन्ह से, इस कारक से या विभक्ति चिन्ह से हमें दो वस्तुओं के बीच का संबंध पता चलता है। जैसे मोहन का भाई, तो मोहन और भाई के बीच में संबंध। सीता की सखी, तो सीता और सखी के बीच में संबंध। या मेरी पेंसिल, तो किसकी पेंसिल? मेरी। अब मेरे और पेंसिल के बीच में संबंध का पता चल रहा है। रीता की बहन गीता, तो हमने रीता और गीता में संबंध बताया। रीता की बहन गीता, तो की जो है वो क्या है? कारक चिन्ह है। इन चिन्हों से किसी दो व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बीच में क्या बताया जाता है? संबंध बताया जाता है। जैसे महेश का दोस्त रमेश, तो महेश और रमेश में जो संबंध है उसे किसके द्वारा बताया जा रहा है? महेश का के द्वारा, है ना। तो इस तरह से जो चिन्ह किसी दो वस्तु में या व्यक्ति में, किन्हीं चीजों में संबंध बताए,
वो कौन सा चिन्ह होता है, कौन सा कारक है, संबंध कारक। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, के, की, रा, रे, री। अगला है अधिकरण कारक और इसका जो विभक्ति चिन्ह है बच्चों वो है में और पर। जैसे बच्चे बस में चढ़े, तो बस में चढ़े वो, या बच्चे कक्ष में हैं, या बच्चे मेज पर बैठे हैं। तो ये जो में और पर है ये किसके द्वारा बताया जाता है, अधिकरण कारक के द्वारा। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। जहां पे में और पर आएगा तो आपको समझ जाना है कि वो अधिकरण कारक है, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। आगे है संबोधन। संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है हे या अरे। जैसे हम बुलाते हैं ना, अरे बच्चों यहाँ आओ, या हे भगवान क्या हो गया। तो जहां पर हे या अरे लगता है वाक्य में तो वो कौन सा कारक है, संबोधन। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, हे या अरे। तो बच्चों ये जो कारक चिन्ह मैंने समझाए इनका मैं चार्ट आपको भेजूंगी। अब हम समझ लेते हैं जो इस कारक चिन्हों से संबंधित प्रश्न है वो प्रश्न 8। तो चलिए चलते हैं अपने इस प्रश्न की ओर। बच्चों अभी मैंने आपको कारक चिन्हों का चार्ट समझाया, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 जो उसी से संबंधित हैं। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। पंछी घर को लौटेंगे, को शब्द जो है उसे मोटे काले अक्षरों में लिखा गया है। किस लिए, क्योंकि ये एक कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, कौन सा है ये, कर्म कारक। अगला है अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे में को इन्होंने मोटे काले अक्षरों में लिखा है। में भी क्या है, कारक चिन्ह है। में का प्रयोग कहाँ हुआ था, अधिकरण में पर, तो ये कौन सा कारक चिन्ह है, अधिकरण। धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, यहाँ पे इन्होंने के और से दोनों को मोटे काले अक्षरों में लिखा है, तो ये भी दोनों क्या है, कारक चिन्ह है। धरती के रोशनदानों, अब किसके रोशनदान बताए गए हैं, धरती के। धरती और रोशनदान दोनों में संबंध कौन बता रहा है, के शब्द। तो के क्या है, संबंध कारक, क्योंकि ये किसके संबंध को बता रहा है, धरती और रोशनदान के। अगला है रोशनदानों से। अब से के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो कारक चिन्हों में से आता है, एक करण कारक में और एक अपादान में। तो आप बताएंगे कि ये कौन सा कारक चिन्ह है, रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। इस से में क्या किया जा रहा है, इसके द्वारा काम किया जा रहा है, इसके द्वारा झांका जा रहा है। तो ये से कौन सा है, करण कारक। तो बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताते हैं, ऐसे ही चिन्हों को क्या कहते हैं, परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। ये जो वाक्य आपको दिए गए थे इन्हीं वाक्यों के से संबंधित ये लिखा गया है। इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों जैसे को, में, के, से का प्रयोग किया जाता है। इन्हें परसर्ग या कारक चिन्ह कहते हैं, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। बड़े ध्यान से आपको इन्हें समझना है, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आइए बच्चों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और लिखिए कि काम को कौन कर रहा है। अब आपको मैंने जब कारक चिन्ह समझाए तो ये बताया था कि काम जो करता है उसे, काम को करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो अब ये वाक्य आपको दिए गए हैं, इनमें से हमें ढूंढना है कि कर्ता कौन है, यानी काम करने वाला कौन है। काम करने वाला अर्थात कर्ता। वाक्य है बच्चे छांव में खेलेंगे। तो पहले तो हमने बताना है कि इसमें क्रिया क्या है, काम क्या है। क्रिया है खेलेंगे, तो खेलेंगे को हमने क्रिया या काम वाले शब्दों में लिख लेना है। पहले वाक्य में क्रिया क्या है, खेलेंगे।
और इस कार्य को करने वाला कौन है, खेल कौन रहे हैं, बच्चे। तो बच्चे क्या हो गए, इस कार्य को करने वाले यानी कर्ता। बच्चे को हम किसके नीचे लिख लेंगे, करने वाला के नीचे अर्थात कर्ता के नीचे। दूसरा है सभी पेड़ सो जाएंगे। इसमें पहले हमें देखना है कि क्रिया क्या है। क्रिया यानी क्या काम किया जा रहा है, सो जाएंगे। तो ये है इसमें क्रिया यानी जिस काम को किया जा रहा है। तो सो जाएंगे को हम लिख लेंगे क्रिया के नीचे। और इस काम को कर कौन रहे हैं, पेड़। पेड़ सो जाएंगे, कौन सो जाएंगे, पेड़। तो कर्ता कौन है यानी काम को करने वाला कौन है, पेड़। तो पेड़ को हम लिख लेंगे करने वाला के नीचे। अब तीसरा है सूरज ने बीजों को उठाया। इस वाक्य में सबसे पहले देखिए क्रिया क्या है, क्रिया है उठाया। जो काम किया गया वो क्या है, उठाया। तो उठाया को हम क्रिया वाले जगह पे लिख लेंगे। और किसने उठाया, इस कार्य को किया किसने, सूरज ने। किसने उठाया, सूरज ने। तो करने वाला कौन है, सूरज। तो करने वाला के नीचे हम क्या लिख लेंगे, सूरज। इस तरह से काम कौन कौन से हो गए, खेलेंगे, सो जाएंगे, उठाया। और करने वाले कौन हो गए, खेलेंगे। कौन खेल रहे हैं, बच्चे। तो करने वाले कौन हो गए, बच्चे। दूसरे में सो जाएंगे, सोए कौन, पेड़। तो काम करने वाले कौन हो गए, पेड़। और क्रिया हो गई सो जाएंगे। तीसरे में सूरज ने बीजों को उठाया। क्रिया क्या हो गई, उठाया। लेकिन इस क्रिया को करने वाला कौन है, सूरज। तो सूरज कौन हो गया, करने वाला अर्थात कर्ता। अब चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ। नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता कारक के नीचे रेखा खींचिए। बच्चों आपको पहले ही बताया गया है कि कर्ता कारक मतलब कार्य को करने वाला। जो कार्य को करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक। और हमें इसमें कर्ता को ढूंढना है और रेखांकित करना है। पहला वाक्य है हवा कहेगी झूम झूम। तो इसमें कार्य कर कौन रहा है, कौन करेगा, हवा। हवा कहेगी, कौन कहेगी, हवा। तो कार्य को करने वाला कौन है, हवा। तो हम हवा को रेखांकित करेंगे। दूसरा है पंछी घर को लौटेंगे। कौन है कार्य को करने वाला, कौन लौटेंगे घर को, पंछी। तो कार्य करने वाला है पंछी, इसलिए हम पंछी को रेखांकित करेंगे। तो पंछी क्या हो गया, कर्ता कारक यानी कार्य को करने वाला। अब तीसरा है गैया ने पीठ खुजाई। इसमें कर्ता कारक कौन है यानी कौन कार्य को कर रहा है, गैया। गैया पीठ खुजा रही है ना, तो कार्य को करने वाली कौन हुई यानी कर्ता कौन हुई, गैया। तो हमने गैया को रेखांकित कर लिया। अगला है चंदा चमकेगा। कौन चमकेगा, चंदा। तो कार्य को करने वाला कौन हुआ, चंदा। कार्य को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता। तो इसमें कर्ता कौन हुआ, चंदा। तो चंदा को हमने रेखांकित कर लिया। अगला है बच्चे छांव में खेलेंगे। कौन काम को कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन है कर्ता, बच्चे। बच्चे खेल रहे हैं ना, तो बच्चे क्या हो गए, कर्ता हो गए यानी कार्य को करने वाले कौन है, बच्चे। तो अब एक बार फिर से देखिए कर्ता कारक कौन कौन है इन वाक्यों में, हवा, पंछी, गैया, चंदा और बच्चे। ये सब क्या हैं, कर्ता कारक यानी कार्य को करने वाले। चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। तो बच्चों प्रश्न है हमारे जीवन में पेड़ों के महत्व के बारे में बताते हुए अनुच्छेद लिखिए। आपको इस अनुच्छेद में किसके बारे में बताना है, पेड़ों के महत्व के बारे में कि पेड़ किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किस तरह से हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों आपको मालूम है कि पेड़ किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं देते हैं, जैसे फल देते हैं, फूल देते हैं, औषधि देते हैं, लकड़ी देते हैं जिससे हम घर और फर्नीचर बनाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और भूस्खलन को रोकने में हमारी मदद करते हैं। भूस्खलन में आपको पहले समझा चुकी हूँ कि भूस्खलन किसे कहते हैं। तो पेड़ बहुत सारे तरीकों से हमारी मदद करते हैं और इसीलिए पेड़ हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपने इसी तरह से एक अनुच्छेद बनाना है। यहाँ पर ये एक बच्चे द्वारा बनाया गया अनुच्छेद है जिसे मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आप इसे भी लिख सकते हैं और अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पेड़ों के महत्व के बारे में अनुच्छेद बनाया गया है, ध्यान से सुनिए। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
पेड़ हमें कई आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, फूल, औषधि, लकड़ी, ऑक्सीजन इत्यादि प्रदान करते हैं। पेड़ भूस्खलन को रोकने में भी मदद करते हैं। पेड़ हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। अहम होता है जरूरी, हिस्सा हैं। अतः हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ये अनुच्छेद लिख दिया और नीचे एक नारा लिखा गया है, पेड़ लगाओ भविष्य बचाओ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है और एक प्यारा सा नारा भी बनाकर लिखना है। आप इसको भी लिख सकते हैं और अपना बनाया गया अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। ये सारा कार्य मैं आपको लिखित रूप में भी भेजूंगी, तो बड़े ध्यान से जो मैं आपको प्रश्न भेजूंगी उन्हें ही करना है। जो प्रश्न इसमें से काट दिए गए हैं वो आपको नहीं भेजे जाएंगे और इसलिए आपको उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका पे करना भी नहीं है। जो भेजे जाएंगे वही आपने लिखने हैं। धन्यवाद।